नई शादी के बाद पूजा अपने दिल में कई उम्मीदें और नए सपनों के साथ अपने ससुराल कदम रखती है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत लेने वाली है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को उसने अपना हमसफर माना है वही पहली रात उसे ऐसा दर्द देगा जिसे याद करके किसी का भी दिल दहल जाए। कहानी में शुरुआत होती है कमलेश नाम की एक औरत से, जो इस घर की बड़ी बहू है। नाम भले ही थोड़ा अलग हो, लेकिन वह अपने घर की जिम्मेदार और मजबूत औरत है। उसकी एक छोटी बेटी है पिंकी, जो एक दिन बाहर खेल रही होती है। तभी उसे अचानक अपने चाचा की चीखने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वह तुरंत घर के अंदर दौड़ती है और अपनी मां को बताती है कि कुछ लोग चाचू को मार रहे हैं। ये सुनते ही कमलेश बिना समय गंवाए बाहर जाती है और उन गुंडों से भिड़ जाती है। वह अकेले ही सबका सामना करती है और अपने देवर को बचा लेती है। तभी वहां उनके बाबूजी शिव कुमार भ्रमर आ जाते हैं और यह सब देख लेते हैं। वह कमलेश को समझाते हुए कहते हैं कि पहले यह तो जान लेना चाहिए कि गलती किसकी थी, लेकिन कमलेश पूरे भरोसे के साथ कहती है कि उसका देवर अरुण गलत हो ही नहीं सकता। यह सब कुछ महीने पहले हुआ था। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां पूरा परिवार अरुण के लिए लड़की देखने जा रहा होता है। जिस घर में वे लोग जाते हैं वह साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर होता है, लेकिन उनकी बेटी पूजा पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी है। वह अंग्रेजी में गाना भी गाकर सुनाती है, जो कुछ लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन कमलेश को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि उसे एक सादगी भरी बहू चाहिए, न कि ज्यादा आधुनिक सोच वाली लड़की। वह पूजा से उसके पहनावे पर भी सवाल कर देती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वह उसे अपने घर के लिए सही नहीं मानती। लेकिन अरुण को पूजा बहुत पसंद आ जाती है। वह बार बार अपनी भाभी से बात करता है और किसी तरह उसे इस रिश्ते के लिए मना ही लेता है। आखिरकार रिश्ता तय हो जाता है और वहीं पर उनकी सगाई भी कर दी जाती है। करीब एक हफ्ते बाद कमलेश अपनी सास के साथ रिक्शे में कहीं जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा जुलूस निकल रहा होता है। भीड़ की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। जब कमलेश इस जुलूस के बारे में जानने जाती है तो उसे पता चलता है कि यह लोग LGBT कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, यानी वह लोग जिसकी सेक्सुअल पसंद आम लोगों से थोड़ी अलग होती है। कमलेश ये बात जाकर अपनी सास को बताती है, लेकिन तभी इसी भीड़ में अचानक उसकी नजर पूजा पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। वह तुरंत पूजा को अपने साथ घर ले आती है और उससे सवाल करती है कि वह वहां क्या कर रही थी। क्या तू भी वही है जो मैं सोच रही हूँ? पूजा शांति से जवाब देती है कि वह किसी गलत काम के लिए नहीं गई थी, बल्कि एक महिला के समर्थन में आवाज उठाने गई थी जिसके साथ अन्याय हो रहा था। वह कहती है कि कई बार पीड़ित खुद अपनी आवाज नहीं उठा पाते, इसलिए दूसरों को उनके लिए खड़ा होना पड़ता है। लेकिन कमलेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह साफ कहती है कि उसे घर संभालने वाली बहू चाहिए, न कि बाहर जाकर प्रदर्शन करने वाली। उसके मुताबिक घर की जिम्मेदारियां ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। वह पूजा को अपनी सास के पास ले जाती है और उससे माफी मांगने के लिए कहती है। पूजा इस बात से सहमत नहीं होती और माफी मांगने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। यह बात कमलेश को गुस्सा दिला देती है और वह पूजा की उंगली से सगाई की अंगूठी निकाल लेती है। वह साफ कह देती है कि अगर इस घर में रहना है तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। जब यह बात घर के बाकी लोगों को पता चलती है तो वे कमलेश से नाराज हो जाते हैं। उसका पति प्रमर उससे कहता है कि उसे जाकर यह मामला ठीक करना चाहिए, क्योंकि बात इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन कमलेश अपने फैसले पर अड़ी रहती है और कहती है कि वह किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेगी। हालांकि जब उसका देवर अरुण उसके सामने आता है तो उसका दिल थोड़ा पिघलने लगता है। भाभी भाभी कहकर आखिरकार अरुण अपनी भाभी को मना ही लेता है। कुछ समय बाद पूजा खुद उनके घर आती है। इस बार माहौल पहले जैसा तनाव भरा नहीं होता। कमलेश आगे बढ़कर उससे माफी मांगती है और साफ साफ कहती है कि उसे सही और गलत की ज्यादा समझ नहीं है। वह हमेशा घर की चार दीवारी में रहकर ही बड़ी हुई है, इसलिए बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसे उसकी खास जानकारी नहीं है। वह मानती है कि उसे सिर्फ घर संभालना आता है और वही उसने हमेशा किया है। पूजा भी उसकी बात समझती है और वह भी रैली वाली घटना के लिए माफी मांग लेती है। इस तरह दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं और दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और घर में खुशी का माहौल लौट आता है। शादी वाले दिन पूजा की तबीयत ठीक नहीं होती। उसे तेज बुखार होता है और बार बार चक्कर भी आ रहे होते हैं। उसकी दोस्त सोना, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है, उसे दवा देती है और संभालती है। आखिरकार सारी रस्में पूरी होती हैं। मांग में सिंदूर भरा जाता है और 7 फेरे लेकर शादी संपन्न हो जाती है। रात आते ही अरुण सुहागरात के लिए काफी उत्साहित दिखाई देता है, लेकिन पूजा की हालत ठीक नहीं होती। वह उससे विनती करती है कि आज उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह आराम करना चाहती है और यह सब कल के लिए टाल दें। लेकिन अरुण उसकी बात सुनने के बजाय अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह उसकी मर्जी के बिना ही उसके करीब आने की कोशिश करता है। पूजा बार बार मना करती है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस वजह से वह पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है।
उसकी हालत देखकर भी अरुण इसे सामान्य बात कहकर टाल देता है और अपने व्यवहार को सही ठहराता है। तब पूजा रोते हुए साफ शब्दों में कहती है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। यह सुनकर अरुण गुस्से में आ जाता है और उसे कह देता है कि अगर उसे ऐसा लगता है तो वह जाकर सबको बता दे। वह उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा बाहर तो जाती है, लेकिन वहां मौजूद खुश माहौल और लोगों को देखकर वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह चुपचाप वापस कमरे में लौट आती है। अरुण बाद में उससे माफी मांगता है और कहता है कि यह पहली बार था, उससे गलती हो गई। पूजा को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद जल्दी ही टूट जाती है जब वही व्यवहार फिर से दोहराया जाता है। यह पूरी रात उसके लिए एक बुरे सपने की तरह गुजरती है। वह सो नहीं पाती और देर रात उठकर बाथरूम में बैठकर रोती रहती है। अगली सुबह जब कमलेश पूजा कर रही होती है, तब उसकी नजर छत पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत उसके पास जाती है। पूछने पर पूजा रोते हुए सिर्फ इतना कहती है कि उसे अपने घर जाना है। कमलेश उसे संभालती है, तैयार कराती है और फिर उसे रसोई में ले जाती है, क्योंकि इस घर में पहली रसोई की रस्म निभाना जरूरी होता है। पूजा किसी तरह वह रस्म पूरी करती है, लेकिन कमलेश समझ जाती है कि वह यहाँ रुकना नहीं चाहती, इसलिए वह खुद उसे उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही पूजा अपनी माँ के सामने टूट जाती है। वह साफ कहती है कि वह वापस उस घर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी माँ उसकी बात को गंभीरता से लेने के बजाय उसे समझाने लगती है कि यह सब शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा होता है। वह समाज और लोगों की बातों का हवाला देकर उसे वापस भेजने की जिद करती है। पूजा बार बार मना करती है, लेकिन जब अपने ही घर में उसे सहारा नहीं मिलता तो वह मजबूर हो जाती है। आखिरकार उसकी माँ उसे वापस कमलेश के साथ भेज देती है। जब कमलेश उसे लेकर वापस जा रही होती है, तभी अरुण का फोन आता है। वह जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें हनीमून पर जाना है और उसकी पैकिंग भी बाकी है। कमलेश उसे आश्वासन देती है कि वह रास्ते में है, लेकिन जैसे ही पूजा यह सुनती है, वह डर से कांप उठती है। वह बहाना बनाकर बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाती है और मौका मिलते ही भीड़ में जाकर गायब हो जाती है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिलती। जब वह अकेले घर लौटती है तो सब लोग उससे सवाल करने लगते हैं। सभी हैरान होते हैं कि वह बहू को कैसे खो सकती है। तभी बाबूजी कहते हैं कि जो हो गया उसे अब बाहर नहीं जाने देना चाहिए, यह मामला घर के अंदर ही सुलझाया जाएगा। इसके बाद कमलेश अपनी स्कूटी लेकर सीधे सोना से मिलने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि अब वही एक उम्मीद बची होती है। पूजा की सबसे करीबी दोस्त होने की वजह से सोना को कुछ अंदाजा जरूर हो सकता था। यही सोचकर कमलेश उससे मिलने जाती है और बताती है कि पूजा अचानक कहीं गायब हो गई है। बात सुनते ही सोना भी चिंतित हो जाती है और वह कमलेश को अपने साथ एक एनजीओ ले जाती है, जहां उसकी टीम अलग अलग जगह कॉल करके पूजा का पता लगाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद सोना को पूजा मिल जाती है। वह उससे आराम से बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर समस्या क्या है। वह खुलकर बता सकती है, लेकिन पूजा चुप रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है। शायद वह डर के कारण कुछ नहीं बोल पा रही थी, या फिर उसे शर्म महसूस हो रही थी। वजह जो भी रही हो, वह अपनी बात नहीं खोलती। सोना उसे भरोसा दिलाती है कि वह हर हाल में उसके साथ खड़ी रहेगी। इसी बीच कमलेश वहां पहुंच जाती है तो सोना उन्हें अकेला छोड़कर वहां से निकल जाती है। कमलेश सीधे पूजा से सवाल करती है कि आखिर वह चाहती क्या है और कब तक इस तरह घर से भागती रहेगी। काफी हिम्मत जुटाने के बाद पूजा सच बताती है कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है। यह सुनते ही कमलेश गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है और साफ कहती है कि उसका देवर ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके मुताबिक पति पत्नी के बीच ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन पूजा अपनी बात पर डटी रहती है और कहती है कि किसी भी रिश्ते में उसकी मर्जी जरूरी है और उसकी इच्छा के खिलाफ जो हुआ वह गलत था। कुछ समय के लिए यह बात वहीं खत्म हो जाती है और कमलेश उसे वापस घर ले आती है। घर पहुंचने पर बाबूजी भी पूजा को समझाते हैं कि परिवार की इज्जत बहुत मेहनत से बनती है, इसलिए कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर कोई परेशानी है तो घर के अंदर ही उसका हल निकाला जाएगा। पूजा चुप रह जाती है और मामला फिलहाल शांत हो जाता है, लेकिन पूजा की कही हुई बात कमलेश के मन में कहीं ना कहीं अटक जाती है। वह अपने पति से अरुण के पुराने झगड़ों के बारे में पूछती है, खासकर कॉलेज के समय की बात। उसे शक होता है कि कहीं कोई लड़की से जुड़ा मामला तो नहीं था। उसका पति इस बात से इनकार करता है और पूछता है कि वह यह सब क्यों जानना चाहती है। अगले दिन पूजा हनीमून के लिए तैयार हो जाती है। सामान पैक करने के बाद वह अरुण के साथ चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद कमलेश फिर से सोना से मिलने जाती है और उससे एक सीधा सवाल करती है, क्या शादीशुदा रिश्ते में भी सहमति जरूरी होती है? सोना उसे अपने संगठन की हेड के पास लेकर जाती है, जहां उसे विस्तार से समझाया जाता है कि किसी भी संबंध में दोनों की सहमति जरूरी होती है। अगर किसी की इच्छा के खिलाफ कुछ किया जाता है तो वह गलत माना जाता है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। यह बात सुनकर कमलेश के सोचने का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। दूसरी तरफ हनीमून पर पूजा और अरुण साथ होते हैं। एक दिन पूजा हिम्मत करके अरुण से बात करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे अब उससे डर लगने लगा है, लेकिन वह डर के साथ नहीं जीना चाहती। वह चाहती है कि जो कुछ हुआ उसे पीछे छोड़कर नई शुरुआत की जाए, लेकिन अरुण इस बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखाता।
वह उसकी बात सुनने के बजाय फिर से उसी तरह करीब आने की कोशिश करता है। पूजा सिर्फ बात करना चाहती है, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह सिलसिला एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया जाता है। एक रात तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि पूजा डर कर खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर अरुण दरवाजा खटखटाता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। पूजा डर के कारण बाहर नहीं आना चाहती और बहाना बनाकर कहती है कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस पर दबाव बनाया जाता है। कोई रास्ता न देखकर वह खुद को नुकसान पहुंचा लेती है ताकि वह उस स्थिति से बच सके। बाद में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां परिवार के सभी लोग पहुंच जाते हैं। बाहर से यही कहा जाता है कि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, लेकिन जब कमलेश डॉक्टर से मिलती है तो उसे असली सच्चाई पता चलती है कि यह सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई है। ये जानकर कमलेश अंदर से हिल जाती है। वह तुरंत पूजा के पास जाती है और उसके होश में आने का इंतजार करती है। जैसे ही पूजा होश में आती है, कमलेश उससे शांत स्वर में पूछती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे यह कदम उठाना पड़ा। पूजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और कमलेश को देखती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि यह सब उसने खुद किया है। कमलेश को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है कि शायद पूजा कुछ छुपा रही है, लेकिन पूजा फिर से वही बात दोहराती है कि जो कुछ हुआ वह सच है। वह कहती है कि कोई इंसान सिर्फ झूठ साबित करने के लिए खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो खुद जाकर देख लो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। कमलेश के मन में अब एक ही सवाल था, क्या पूजा सच बोल रही है? इस बात को समझने के लिए वह खुद उसी दर्द को महसूस करना चाहती है। वह ब्लेड उठाती है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरी समय पर उसका हाथ रुक जाता है। वह समझ जाती है कि यह कदम उठाना इतना आसान नहीं है। अब उसे एहसास हो जाता है कि पूजा झूठ नहीं बोल रही और कहीं ना कहीं अरुण की ही गलती है। वह तुरंत पूजा के पास जाती है और उससे वादा करती है कि जो भी इस मामले में शामिल है उसे सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह खुद क्यों ना हो। कुछ देर बाद अरुण अस्पताल पहुंचता है और अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि पूजा को घर भेज दिया गया है। इसके बाद वह डॉक्टर से मिलने जाता है। वह डॉक्टर से अजीब सा सवाल करता है कि वह अपनी पत्नी के साथ कितने दिनों बाद रिलेशनशिप बना सकता है। शुरुआत में डॉक्टर को समझ नहीं आता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वह पूजा का पति है, उसका रवैया तुरंत बदल जाता है। डॉक्टर गुस्से में उसे पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि पूजा ने ब्लेड से कट लगाया था और यह कोई साधारण बात नहीं है। वह उसे समझाती है कि उसकी हालत कितनी नाजुक थी और इस सब के बावजूद तुम्हें अभी भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है। अरुण को भी यह सब नहीं पता था। वो भी सुनकर के हिला हुआ था, क्योंकि उसे इस सच्चाई का अंदाजा नहीं था। दूसरी तरफ कमलेश पूजा को लेकर घर लौट आती है। चाहती तो वह सीधे पुलिस के पास जा सकती थी, लेकिन वह पहले घर के बड़े यानी बाबूजी से बात करना सही समझती है। वह पूजा से कहती है कि पहले घर में बात करके हल निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद जब अरुण घर पहुंचता है तो वहां एक रस्म चल रही होती है, इसलिए उसे तुरंत पूजा से मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन कमलेश उसे साफ चेतावनी देती है कि जो उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इस पर भी अरुण अपने व्यवहार को सही ठहराता है और कहता है कि यह उसका अधिकार है। अगली सुबह कमलेश पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख देती है। बाबूजी के कहने पर अरुण माफी मांग लेता है और घर वाले उसी बात पर मामला खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा और कमलेश दोनों यह मानने को तैयार नहीं होती। उनके लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक गंभीर अन्याय था। इसके बाद कमलेश अकेले में बाबूजी से बात करती है। वह कहती है कि इस मामले को नजरअंदाज करना सही नहीं है और घर की बहुओं की बात को भी महत्व मिलना चाहिए। बाबूजी उसकी बात सुनते हैं, लेकिन पूछते हैं कि आखिर वह चाहती क्या है। क्या वह पुलिस को बुलाकर अपने ही घर के बेटे को जेल भेजना चाहती है? कमलेश का जवाब साफ होता है, अगर गलती हुई है तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाबूजी इस बात को पूरी तरह नकार देते हैं। उनका कहना होता है कि इस घर की दहलीज पर कभी पुलिस नहीं आई है और आगे भी नहीं आएगी। यह सुनकर कमलेश समझ जाती है कि अब उसे खुद ही फैसला लेना होगा। वह कहती है कि अगर घर वाले कोई कदम नहीं उठाएंगे तो उसे खुद आगे आना पड़ेगा। यह सुनकर बाबूजी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उसे घर के खिलाफ जाना है तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाता है। कमलेश, पूजा और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाबूजी को पूरा भरोसा होता है कि कुछ समय बाद ये तीनों वापस लौट आएंगी, क्योंकि उनके पास और कोई सहारा नहीं है। लेकिन कमलेश हार मानने वालों में से नहीं होती। वह एक बार फिर बाबूजी के पास जाती है, उनके पैर छूती है, लेकिन इस बार माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेकर वह बिना पीछे देखे वहां से चली जाती है। इसके बाद वह पूजा और अपनी बेटी को लेकर अपने नाना जी के घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह पूरी सच्चाई उन्हें बताती है ताकि अब इस लड़ाई को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। नाना जी पूरी बात सुनने के बाद उन्हें समझाते हैं कि इस तरह के मामले में कानून की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। उनके अनुसार ऐसे मामलों में सीधा केस बनाना मुश्किल होता है, इसलिए वह एक दूसरा रास्ता सुझाते हैं, दहेज का मामला दर्ज करना
जिससे परिवार पर दबाव बनाया जा सके और उन्हें सबक सिखाया जा सके। पूजा इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इसी तरीके से न्याय मिल सकता है। लेकिन कमलेश इस फैसले से सहमत नहीं होती। उसका कहना था कि इस केस में ऐसे लोग भी फंस जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं है, जैसे घर के बुजुर्ग। वह साफ कहती है कि झूठ का सहारा लेकर किसी को सजा दिलाना सही नहीं है। पूजा का नजरिया अलग था। वह मानती थी कि अगर सच से न्याय नहीं मिल रहा तो मजबूरी में दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। शाम तक नाना जी ने पूरा केस तैयार कर दिया, लेकिन आखिरी समय पर कमलेश से यह सब देखा नहीं गया। वह फॉर्म छीनकर आग में जला देती है क्योंकि वह किसी निर्दोष को फंसाना नहीं चाहती थी। पूजा के लिए यह बड़ा झटका था क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता बचा था। तभी नाना जी उसे बताते हैं कि अगर उसके पास फोन है तो वह यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर सकती है। पूजा तुरंत ऐसा करती है और कुछ ही समय में पुलिस अरुण और उसके परिवार को लेने पहुंच जाती है। लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं। घर के बाहर ही वकील आ जाते हैं और कागज दिखाते हैं कि पहले से ही अग्रिम जमानत ले ली गई है। इसका मतलब था कि किसी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तब नाना जी समझाते हैं कि अगर पहले से जानकारी मिल जाए तो लोग पहले ही कानूनी सुरक्षा ले लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि घर वालों को पहले ही सब पता चल चुका था। कहीं ना कहीं ये बात लीक हुई थी और शक कमलेश पर जाता है। अब बाबूजी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। वह सीधे पूजा के घर पहुंचते हैं और उसके पिता से बात करते हैं। वह साफ शब्दों में पूछते हैं कि आखिर वे लोग चाहते क्या हैं। अगर तलाक चाहिए तो वह भी संभव है, लेकिन अगर रिश्ता बचाना है तो बेटी को वापस भेजना होगा। पूजा के पिता समाज और रिश्तों के दबाव में आकर कहते हैं कि अब उनकी बेटी की जिम्मेदारी ससुराल की है। इसी दौरान एक चौंकाने वाली घटना होती है। इसके बाद माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। अरुण के बाबूजी एक चाल चलते हैं। वह नींद की गोलियां निकालकर पानी में मिला देते हैं और वही पानी पूजा के पिता को पीने के लिए दे देते हैं। कुछ ही देर में दवा असर दिखाने लगती है और पूजा के पिता बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जब यह बात पूजा तक पहुंचती है तो वह घबरा जाती है। बिना समय गंवाए वह तुरंत वहां से निकलती है। राहत की बात यह होती है कि समय रहते उन्हें होश आ जाता है और हालत संभल जाती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए अरुण सबके सामने माफी मांगता है। वह भरोसा दिलाता है कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पूजा का मन तो बिल्कुल नहीं था वापस जाने का, लेकिन अपने पिता की हालत और दबाव के कारण वह मजबूरी में ससुराल लौट जाती है। घर में सब कुछ ऊपर से सामान्य दिखने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अरुण की दादी इस चुप्पी को स्वीकार नहीं कर पाती। वह मौका देखकर दोनों बहुओं से कहती हैं कि अगर अभी भी चुप रहीं तो यह सब फिर से दोहराया जाएगा। वह उन्हें हिम्मत देती हैं कि सच को छुपाने के बजाय सामने लाना जरूरी है। कुछ ही समय बाद घर में एक पूजा का आयोजन रखा जाता है जिसमें आस पड़ोस के लोग भी बुलाए जाते हैं। यह मौका पूजा के लिए अहम बन जाता है। वह सबके सामने अपनी बात रखती है। वह बताती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बार बार गलत हुआ है और वह अब डर के साथ जी रही है। यह सुनते ही माहौल एकदम बदल जाता है। बाबूजी तुरंत बीच में आकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं और लोगों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी कमलेश आगे बढ़ती है और सभी औरतों को रोक देती है, जैसे अब सच को दबाया नहीं जाएगा। कमलेश अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह वहां मौजूद सभी औरतों की तरफ देखती है और साफ आवाज में कहती है कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज भी हम नहीं बोलेंगे तो यह सब यूं ही चलता रहेगा। वह कहती है कि जो हमारे साथ हुआ उसे हम सह गए, लेकिन अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी यही हुआ तो उनके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं होगा। उसकी बातों का असर वहां मौजूद औरतों पर साफ दिखाई देता है। माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। तभी अरुण गुस्से में वहां आता है और पूजा को वहां से चलने के लिए कहता है। जब पूजा पीछे हटती है तो वह उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कमलेश बीच में आकर उसे रोक देती है। कमलेश अब बिल्कुल अलग रूप में नजर आती है। वह खुद अरुण को थप्पड़ मारती है और सख्त आवाज में कहती है कि अब उसे सबके सामने अपनी पत्नी से माफी मांगनी होगी। वह उसे समझाती है कि शादी का मतलब यह नहीं होता कि पत्नी किसी की संपत्ति बन जाए जिसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल किया जा सके। वह अरुण से कहती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे अपनी गलती माननी होगी और सबके सामने सिर झुकाना होगा। वह यह भी साफ कर देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस घर की कोई भी औरत उसका साथ नहीं देगी, ना माँ, ना बहन, ना बेटी। अरुण के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह धीरे धीरे झुकता है और सबके सामने माफी मांगता है, यहाँ तक कि वह पूजा के पैरों में भी गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन पूजा के चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं होता, बल्कि एक ठहराव होता है। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता। कमलेश आगे बढ़कर यह ऐलान करती है कि अब इस घर में औरतों की आवाज भी उतनी ही मायने रखेगी जितनी मर्दों की। फैसले एक तरफा नहीं होंगे, बल्कि सबकी सहमति से लिए जाएंगे। इसी मजबूत संदेश के साथ कहानी यहीं खत्म होती है, जहां डर की जगह हिम्मत ने ले ली और चुप्पी की जगह आवाज ने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और शानदार कंटेंट मिस न करें।